नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग मदुरई टू रामेश्वरम बाई रोड जा रहे हैं। मदुरई में दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा रामेश्वरम की तरफ बाई रोड बढ़ चला है और इसकी दूरी लगभग 170 से 175 किलोमीटर है और 3 से 4 घंटे लगने की संभावना है। ये टाउन मदुरई का है जहां हमने कार पार्क किया था अलग से। अब वहां से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और मदुरई टाउन का थोड़ा सा नज़ारा आप लोग को दिखाते हुए हम लोग रामेश्वरम की तरफ बढ़ेंगे। चूंकि दिसंबर का महीना है तो मौसम ठीक ठाक है, अदरवाइज यहाँ तो अभी भी गर्मी ही है कह लीजिए। अगर आप कहीं दिन भर घूमते हैं तो आपको एसी का ज़रूरत पड़ ही जाता है। एक तरफ तो हम लोग के दिल्ली में अभी बेहद ठंड का मौसम रहता है, लेकिन यहाँ का मौसम बिल्कुल ही ह्यूमिड थोड़ा रहता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। दिसंबर जनवरी में ही साउथ इंडिया घूमने का प्लान करना चाहिए ताकि दिन भर का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाए। ये मदुरई टाउन सुबह का वक्त है, इसीलिए ज़्यादातर कमर्शियल जितने शॉप्स वगैरह हैं सब अभी बंद हैं और ट्रैफिक भी थोड़ा कम है। अदरवाइज़ यहाँ काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और ऑटो का संख्या भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये धार्मिक स्थल है तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, बस से भर भर के लोग आते हैं। जो साउथ इंडिया के लोग यात्रा पर निकलते हैं वो लोग ग्रुप में निकलते हैं। 100 सवा 100 के संख्या में ये लोग रहते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाता है। एक सबरी वाला मंदिर है साउथ इंडिया में, वहाँ के लोग इसी समय यात्रा में निकलते हैं। उनका पहचान होता है कि वो ब्लैक अटायर में होते हैं। अब हम लोग मदुरई से यहाँ से राइट होके रामेश्वरम के मेन रोड पर आ जाएंगे। ये रोड काफ़ी अच्छा है और थ्रू आउट आपको पूरा का पूरा नारियल का पेड़ और ग्रीनरी आप नज़र आता रहेगा। मदुरई में ऐसी मान्यता है कि मीनाक्षी अमन टेम्पल में पहले मीनाक्षी माँ का दर्शन होता है, फिर वहीं पर शिव जी का दर्शन होता है। तो हम लोग ये करने के बाद अब रामेश्वरम की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ के ज्योतिर्लिंग का हम लोग दर्शन करेंगे। अब फेमस पंबन ब्रिज आने वाला है, इसे भी देखें आप लोग। ये इंडिया का पहला समुद्र पर बना हुआ ब्रिज है और साथ में रेलवे लाइन भी है। सवेरे का टाइम है, बेहद खूबसूरत मौसम, बादल छट के सूरज की रोशनी आ रही है। आप देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। और आप जब मैप में देखेंगे तो पंबन ब्रिज कहाँ से कैसे कनेक्ट करा रहा है, अदरवाइज रामेश्वरम बिल्कुल कट जाता। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक ब्रिज है। ऐसे ब्रिज पर खड़ा होना, कार को खड़ा करना अलाउड नहीं है, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग है इसलिए कोई रोक टोक की संभावना नहीं है। दिन में यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए कार को ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। दोनों तरफ शानदार समुद्र का नज़ारा, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरा तरफ हिंद महासागर, दोनों समुद्र यहाँ पर नज़र आ जाता है। लोग बाउंड्री वॉल पर खड़ा होकर रेलवे लाइन का भी फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो हम लोग ने भी वैसा किया ताकि आप सबों को दिखलाया जा सके। ये पंबन ब्रिज पे अभी हम लोग चल रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है, बेहद खूबसूरत समय है और ट्रैफिक भी कम है, इसीलिए सुकून है। नीले समुद्र और ऊपर ब्रिज, उगता हुआ सूर्य, काफ़ी रोमांचक माहौल क्रिएट हो रहा है। आइए हम लोग आपको रेलवे लाइन का भी थोड़ा दीदार करवा दें। गाड़ी को हम लोग कहीं जगह देख के थोड़े समय के लिए रोकते हैं और उतर के कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। पंबन ब्रिज के बाद थोड़े देर के बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
एपीजे अब्दुल कलाम के मेमोरियल के पास भी रुकेंगे। मेमोरियल उनका अलग है, एपीजे अब्दुल कलाम का, और उनका घर अलग है। देखिए गाड़ियां रुकने लगी हैं, अब हम लोग भी कोई जगह देख के और गाड़ी को बीच पुल पे पार्क करेंगे, क्योंकि अभी पुलिस नहीं, अभी 9 बजे के बाद से यहाँ पर पुलिस का वो हो जाता है, केयर आ जाता है। ये बगल बगल रेलवे लाइन चल रहा है और लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, कार वाले भी कार रोक के। हमने भी आपको दिखलाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है पुल पर से। ये पुराना रेलवे लाइन है और इसके बगल बगल नया रेलवे लाइन भी बन गया है, उसका भी इनॉग्रेशन हो गया है। पहले तो ऐसा रेलवे लाइन था जो बीच से उठ जाता था और शिप सब नीचे से निकल जाता था, लेकिन अब नए नए वाले में और टेक्नोलॉजी को बेहतर बना लिया गया है। इसकी खूबसूरती बेहद ही, आप जब वहाँ पर खड़े होंगे तो हवा का दबाव भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और दूर दूर तक शिप नज़र आएगा। लोग अक्सर हाँ जब साउथ इंडिया के टूर पर जाते हैं तो एक पॉइंट ये भी रहता है कि भाई पम्बन ब्रिज पे रुक के फोटोग्राफी कराना है और वीडियो बनाना है। लेकिन दिन में यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोग रुकने नहीं देते। अभी तो देखिए, अभी तो कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, कितना शानदार माहौल लग रहा है। बैकग्राउंड का साउंड रहता तो आपको समुद्र का वो सारा आवाज़ आता। आइए अब हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी के मेमोरियल के पास रुकेंगे, जिसको कि बहुत भव्य बनाया गया है। रोड के दोनों तरफ थ्रू आउट काफ़ी ग्रीनरी है और रोड का कंडीशन भी बहुत ही मेंटेन्ड है। अगर आप अपनी कार से, अपने व्हीकल से आते हैं तो साउथ इंडिया घूमने का मज़ा आ जाएगा। शर्त यही रहता है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। अदरवाइज तो भागम भाग में लोग साउथ इंडिया घूमते हैं। जनरली हम लोग नॉर्थ इंडिया से या तो पैकेज बुक करके चले आते हैं या ट्रेन से आते हैं, 2 डेज 3 डेज का लेके, और एक एक दिन में थक के घूम घाम के वापस हो जाते हैं। लेकिन ये अगर साउथ इंडिया के वाइब को समझना है तो रोड से जर्नी कीजिए, आराम से कीजिए, चीज़ों को समझिए, लैंग्वेज के अंतर को पहचानिए, खान पान के अंतर को देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा सा उधर से सूरज की रोशनी आ रही है, इसीलिए विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोग रुक के वीडियोग्राफी करेंगे मेमोरियल के पास। ये मेमोरियल आ गए हैं हम लोग और इस मेमोरियल में 9 बजे से ये मेमोरियल खुलता है तो काफ़ी भीड़ हो जाता है। अभी तो सारा गेट बंद है और मिसाइल मैन के रूप में वो जाने जाते थे, इसलिए पीछे मिसाइल का भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इसमें बनाया गया है। आगे का गार्डन वगैरह सब वेल मेंटेन्ड है। लेकिन फिर से आप लोगों को याद दिला दें, ये कलाम साहब का घर नहीं है, ये मेमोरियल है। आप लोग को घर भी लेके चलेंगे, कहाँ पर कैसे वो रहते थे वो भी आप लोग को दिखलाया जाएगा। बाहर बाहर से आपको एक बार उनका ओरिजिनल घर भी दिखला देंगे। अभी तो आप लोग मेमोरियल का नज़ारा देखिए। ये अब एक टूरिस्ट प्लेस हो गया है और यहाँ पे 9 बजे के बाद बस देखिए ये मिसाइल का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मेमोरियल के पीछे से नज़र आता है। तो हम लोग तो रामेश्वरम में एंटर कर गए हैं और अब धीरे धीरे रामेश्वरम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी होटल्स हैं, जितने भी आपको होम स्टे है, सब कुछ भरा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग
कुछ दूर, चूँकि अपनी कार थी, कुछ दूर जाके हम लोगों ने कोई दूसरा होटल लिया था साफ-सुथरे जगह पे, और वहाँ हम लोग रुक गए थे। ये यहाँ पार्किंग का भी बहुत दिक्कत रहता है, तो होटल के सामने लिखा रहता है कि पार्किंग अवेलेबल, और इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि वन वे बनाया है। आप जिस रोड से मंदिर तक जाएँगे, उससे फिर वापसी नहीं होगा। वापसी वाला रोड भी आप लोग को दिखलाएँगे। वो बिल्कुल उन्होंने विलेज से एक पूरा राउंड अबाउट करके वो रोड बनाया है। ये रोड देखिए, हम लोग मंदिर के समीप अब पहुंचने वाले हैं। आपको मंदिर का गोपुरम नजर आएगा। लोग खाली पैर होटल से निकल निकल के अब मंदिर के तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि यहाँ भी समझ लीजिए कि 3 से 4 घंटे तो कम से कम लगते हैं दर्शन में। जैसे मदुरई में 4 गेट है और चारों गेट से एंटर करने के बाद अंदर एक ही हो जाता है, उसी तरह यहाँ भी है। इसका भी भव्य है नज़ारा अंदर का ना। तो जब अंदर हम लोग चलेंगे तो मोबाइल हम लोग के पास नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल वगैरह जितना इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है सब बाहर ही लॉक रूम में जमा कर देना पड़ता है। तो अंदर का किसी भी तरह का वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये मेन रोड यही है, एक आने का एक जाने का है, लेकिन एक समय के बाद उधर से कोई गाड़ियां अलाउड नहीं होंगी, वन वे हो जाएगा। ये सामने मंदिर का गोपुरम नज़र आ रहा है, और हम लोग धीरे धीरे पार्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ का पार्किंग भी बहुत बड़ा नहीं है, अलग अलग जगह पर पार्किंग है, लेकिन इस तरह का नेशनल प्राइड का और नेशनल इंटरेस्ट के चीज़ के आसपास का एरिया बिल्कुल साफ सुथरा और काफ़ी वाइड होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत ही अ, अ, वो हो जाता है, मतलब ट्रैफिक जाम हो जाता है। अभी तो आपको वो रोड दिखलाया जा रहा है जहाँ ट्रैफिक नहीं मिला है, लेकिन हम लोग इतने सवेरे भी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था और बड़ी बड़ी बसें जो हैं वो रोड से आ रही थी, और इस मोड़ पर काफ़ी देर का जाम था। 20 मिनट का हम लोग यहीं पर खड़े रह गए थे। और पुलिस भी वैसा नहीं है, बस खड़े होकर नज़ारा देखते रहता है, कभी आ गया कभी नहीं आया। तो उस मामले में यहाँ और बेहतर सुविधा होनी चाहिए। ये सारे के सारे जो नज़र आ रहे हैं, ये सब टूरिस्ट हैं। यहाँ की मान्यता है कि भाई खाली पैर चलोगे, कपड़ा वपड़ा उसी हिसाब से पहनोगे तो ज़्यादा तुमको पुण्य मिलेगा। इसी रोड के राइट साइड में एक छोटा सा, जो कि देखने में लगता भी नहीं है उस ढंग का, इन्होंने इस साइड में एक पार्किंग बना के रखा है। ये राइट साइड में है, पता ही नहीं चल रहा था कि ये पार्किंग है, एकदम छोटा सा। तो हम, और पार्किंग भी भरा हुआ था, तो हम लोगों ने ना किसी घर वाले से इजाज़त लेके उनके सामने पार्क कर दिया, उनके पार्किंग में। देखिए क्या भव्यता है। अंदर जब जाएंगे तो मंदिर की जो भव्यता है वो अद्वितीय है, और आपको 3-4 घंटे दर्शन के बाद फिर आपको 1-2 घंटे घूमने में लग जाएगा। तो इतना का तो मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। और दर्शन के बाद ये लोग लड्डू भी खिला। यहाँ दर्शन के बाद अब लगभग 20 किलोमीटर दूर धनुषकोडी हम लोग चलेंगे। मान्यता ये है कि भगवान राम की वानर सेना ने लंका तक जाने के लिए राम सेतु, एडम्स ब्रिज का निर्माण यहीं से किया था। नल और नील के नेतृत्व में सेतु बनाया गया था। सेतु की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर बताई जाती है। आज भी समुद्र में उथले चूना पत्थर के टापुओं की श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे कई लोग राम सेतु से जोड़ते हैं। और ये जगह धनुषकोडी बड़ा वाइब्रेंट रहा करता था। काफ़ी यहाँ चर्च और यहाँ का जिंदगी काफ़ी एक्टिव था। रामेश्वरम से हम लोग आगे बढ़े धनुषकोडी, और रास्ते का थोड़ा सा हम लोग देख लें क्या स्थिति है। ये देखिए, रामेश्वरम से हम लोग निकल रहे हैं, और चूंकि वन वे हो गया है तो अब हमें एक गांव में
अंदर जाके और पीछे से घूम के आना है। ये अरेंजमेंट उन्होंने इसलिए किया हुआ है कि ट्रैफिक जाम ना लगे। सवेरे से ही बूंदाबांदी हो रहा है, कभी रुक रहा है, कभी फिर से शुरू हो जा रहा है। और दिसंबर का महीना है, बूंदाबांदी में होने के बाद ठंडापन थोड़ा और बेटर हो जा रहा है। तो हम लोग को निकलने के लिए फिर उसी रास्ते से आना पड़ा जिस रास्ते से हम लोग मंदिर गए थे, और वहाँ से राइट होके अब हम लोग 20 किलोमीटर के धनुषकोडी वाले रास्ते पर आ गए हैं। लौटते समय इसी रास्ते से थोड़ा अंदर जाके एपीजे साहब का घर मिलेगा, वो देखेंगे। देखिए धनुषकोडी जो आपको बर्ड आई व्यू दिखलाया गया था ऊपर से, एरियल व्यू, वही रास्ता अब ये आ गया है और दोनों तरफ समुद्र है। चूंकि रास्ते पे चल रहे हैं इसीलिए वो दिख नहीं रहा है। ये पूरा टाउन पहले बसा हुआ था, जो 1964 में सुनामी आने की वजह से पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पोस्ट ऑफिस था, रेलवे स्टेशन था, चर्च था। तो एक आध जगह का हम लोग रूइंस भी देखने चलेंगे लौटते वक्त। अभी तो हम लोग लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं। भगवान राम ने कैसे ये जगह ढूंढा होगा कि यहाँ से राम सेतु बनाना है, सोच के आश्चर्य लगता है। उनके पास गूगल से भी ज़्यादा कोई तगड़ा मैप होगा जो बताया होगा कि इंडिया से अगर श्रीलंका में जाना है तो ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ से 48 किलोमीटर का राम सेतु बना के और लंका पर चढ़ाई किया जा सकता है। देखिए अब तो बिल्कुल विजिबल है, दोनों तरफ समुद्र नज़र आ रहा है। और लास्ट पॉइंट के पहले गाड़ी रोकना पड़ता है क्योंकि वहाँ तक गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो हम लोग एक पार्किंग देख के रोड के किनारे, ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ के बाद यहाँ से 48 किलोमीटर्स के समुद्री रास्ते के बाद श्रीलंका आ जाता है। रोड के एक तरफ हिंद महासागर, दूसरे तरफ बंगाल की खाड़ी, और दोनों पानियों में देखिए अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। यही मीटिंग पॉइंट है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। एयर का फ्लो भी बेहद ज़्यादा होता है। लहरों का भी इतना ज़्यादा प्रकोप रहता है कि पत्थर बिछाया जाता है ताकि लोग लहर को, लहर से पत्थर रहने की वजह से रोड किनारा फटे नहीं। ये संगम पॉइंट जो नज़र आ रहा है वो है। नीचे उतर के हम लोगों ने फ़ोटो खिंचा लिया था थोड़ा डर डर के। आम पब्लिक यहाँ तक नहीं आ पाता है। अब हम लोग फिर से यहाँ वापसी की जर्नी स्टार्ट करेंगे। मैडम मैप लगा रही हैं और यहाँ से विभीषण टेम्पल की तरफ बढ़ेंगे जो कि धनुषकोडी के रास्ते में ही आता है। यहाँ पर मान्यता ये है कि भगवान राम का मुलाकात विभीषण से हुआ था लंका पर चढ़ाई करने के पहले। यहाँ एक सिंबॉलिक विभीषण मंदिर बना दिया गया है जहाँ पर विभीषण का राज्याभिषेक लॉर्ड रामा ने किया था, और अभी हम लोग वहीं चलेंगे। वो इस धनुषकोडी से राइट होके फिर वो भी समुद्र अभी हम लोग बना हुआ है। काफी बेहद सुंदर सा नजारा आता है। टेम्पल में जा रहे हैं। फिर से बारिश शुरू हो गया। ये हम लोग यहाँ से राइट हो रहे हैं लौटते वक्त, जहाँ भगवान राम और विभीषण का मिलन हुआ था। यहाँ हम लोग जा रहे हैं। बारिश शुरू हो गया है। देखिए समुद्र का किनारा एक तरफ से। आप सोचिए भगवान राम कैसे डिसाइड किए होंगे कि इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट यही है। तो ज्यादातर जरूर कुछ हम लोग से भी तगड़ा मैप रहा होगा उनके पास। रखा गया है जिसकी मान्यता है। विभीषण अपने पुष्पक विमान से यहीं आए थे राम से मिलने के लिए, और यहाँ उनका मिलन हुआ था तो मंदिर बना हुआ है। अभी हम लोग वो मंदिर जा रहे हैं। देखने को मिलेगा। पहले हम लोग मंदिर चलते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, फिर वापस आएंगे। वापस आने में हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होगा वो अब्दुल कलाम साहब का ओरिजिनल घर होगा। अभी तो हम लोग मंदिर की तरफ चल रहे हैं और
इसके बाद से, इस मंदिर के बाद से भी कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप समझिए कि इतने वर्षों पूर्व ये जगह कैसा रहा होगा। यही मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। छोटा सा मंदिर है, बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रैवलर्स बहुत आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। जो धनुषकोडी आता है यहाँ भी ज़रूर आता है, इसलिए यहाँ भी दर्शन में समय लगता है। ये पत्थर वाला जगह, ये लोग 20 रुपया लेते हैं और पत्थर को सर पे रखवाते हैं, फील करवाते हैं कि ये पत्थर का वजन कितना था। देखिए, सभी पत्थर को अपने सर पर रख के बहुत खुश होंगे। ये बहुत भारी पत्थर है लेकिन डूबता नहीं है। इसके पीछे भी कोई साइंस है। यही सेम पत्थर है जो मैडम ने सर पर रखा हुआ है ना, काफी वजन रहता है। अब यहाँ से वापसी की यात्रा शुरू हो गई है और हम लोग फिर रामेश्वरम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जो जर्नी दिल्ली से स्टार्ट हुआ है, हम लोग का ध्येय है कन्याकुमारी तक जाना और फिर कन्याकुमारी से सी रूट से ही, अब तो पहला तो सी हम लोग को यहाँ नज़र आ गया है, लेकिन सी रूट से ही हम लोग वापस फिर दिल्ली लौटेंगे। एक जगह बीच में अभी रुकेंगे जो 1964 में सुनामी आया था और जो शहर उजड़ गया था, उसका थोड़ा रुइंस हम लोग देखने उतरेंगे। जो चर्च है उस चर्च को देखेंगे और सोचेंगे कि कैसा उस समय का वाइब्रेंट रहा होगा। लोग बताते हैं कि बेहद खूबसूरत जगह था, पोस्ट ऑफिस था, रेलवे स्टेशन था, सब कुछ था। लेकिन जो उजड़ा उसके बाद से लोग यहाँ बसने में डरने लगते हैं। ये जगह हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर आप मछली खरीदिए और मछली को दे दीजिए। जब तक आप घूम के आएंगे तब तक मछली आपके लिए तैयार रहेगा। ये वो चर्च है जो कभी बहुत भव्य रहा होगा। खंडहर बताता है कि किला मजबूत था, वही वाला है। इसके बीच पर भी हम लोग एक बार पीछे तक चलेंगे, जरा इसका बीच देखेंगे, क्योंकि धनुषकोडी में तो पत्थर ही पत्थर था, वहां तो जाना भी मुश्किल था। लेकिन यहाँ का बीच सुनते हैं कि काफी शांत सा, बहुत अच्छा सा है। आइए बीच घूम के आते हैं। देखिए कितना स्मूथ सा बीच है। हालांकि वाटर स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं है। और दिसंबर में भी अगर आप कैप और सनग्लास नहीं लगाएंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। अब यहाँ से हम लोग दोबारा वापसी की जर्नी कर रहे हैं और एपीजे साहब का घर हम लोग चलेंगे। वो घर देखने के बाद हम लोग का ये ट्रिप पूरा होगा। नेक्स्ट ट्रिप में हम लोग का लास्ट जो जर्नी है, जिस पॉइंट तक चलना है, यानी रामेश्वरम से कन्याकुमारी वाले ट्रिप पर बढ़ेंगे और फिर हम लोग कोस्टल एरिया से लौटेंगे। वो बहुत ही शानदार जर्नी रहेगा। पूरा रोड मैप आप लोग को बताया जाएगा कन्याकुमारी से दिल्ली तक पहुंचने का, जिसमें खास खास जगह केरला वगैरह तो रहेगा ही, गोवा, वर्कला, सबको हम लोग कवर करते हुए आएंगे। ये जब आप इस सब रोड पर ड्राइव करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सीन बदलते। देखिए दोनों तरफ बालू का कितना ज़्यादा प्रकोप है और बीच से रोड है। अगर हवा चल जाता है तो आंख आंख में पूरा बालू भरने का डर रहता है। और हर जगह आपको नाना प्रकार के नारियल्स मिलेंगे, कोई पीला नारियल, कोई हरा नारियल, अलग अलग स्वाद का, अलग अलग तरीके का मिलेगा। बहुत मीठा मीठा मिलता है। हम लोग तो कुछ खाए नहीं, नारियल ही पी के हम लोग रह गए क्योंकि पेट भर गया। हालांकि मन था कि मछली बनवा के खाते, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता। देखिए कारें जो रुकी हुई हैं सभी मछली बनवा के लंच करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से हम लोग को रामेश्वरम में इंटर करना पड़ेगा और रामेश्वरम इंटर करके हम लोग फिर नाइट स्टे होटल में होगा। थोड़ा दूर है, ब्रिज करके रामनाथपुरम में हम लोगों ने होटल ले रखा है। वहाँ से हम लोग फिर कल अर्ली इन द मॉर्निंग कन्याकुमारी की यात्रा पर निकलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एकदम ओरिजिनली आप लोग को अपनी पूरी यात्रा हम दिखला रहे हैं। शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और
अगर कभी मन कर रहा है कि हाँ भाई हम लोग को भी कन्याकुमारी तक बाई रोड जाना है, तो ये हमने जो सीरीज डाला हुआ है इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। क्लियर कट आपको रोड का कंडीशन, चीज़ों की जानकारी मिलती जाएगी। बेहद खूबसूरत दोनों तरफ का नज़ारा। वापसी में भी थोड़ा आप लोग को अलग अलग लैंडस्केप दिखाते चल रहे हैं। बरसात का तो ऐसा है कि कब पानी पड़ने लगेगा और कब छूट जाएगा ये कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन इसका असर ये होता है कि बालू पर पानी पड़ जाने से उड़ता नहीं, तो हम लोग को तो काफ़ी अच्छा मौसम मिला। हाँ, कभी-कभी शहर में जहाँ हम लोग अभी जहाँ जाएँगे वहाँ भी थोड़ा पानी का जमाव था, लेकिन फिर भी इस उत्सुकता में कि कलाम साहब का ज़रा ओरिजिनल घर देखें, हम लोग चले गए, बिल्कुल साधारण, लेकिन उसको भी एक Take the next मेमोरियल टाइप turn. का ही Then your छोटा-सा बना destination will दिया be गया on है। the लोग right. ऊपर जाके घूमते हैं, लेकिन हम लोग के पास टाइम का कांस्टेंट था, तो हम लोग बाहर से ही, यही है हाउस ऑफ कलाम लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल घर है उनका, एकदम राइट इन द रामेश्वरम टाउन। तो ये बाहर से ही आप लोग को दिखला दिया गया, हालांकि ये अलाउ करते हैं ऊपर तक जाने के लिए। तो काफ़ी कंजस्टेड एरिया में है ये। और अब हम लोग लौट रहे हैं, भूख लग गई है, तो द ग्रैंड दिल्ली फूड प्लाजा में हम लोगों ने सर्च करके देखा, नहीं तो सारा साउथ इंडियन खाना, और वो लोग लैंग्वेज भी नहीं समझते। ये देखिए हम लोग उस स्थान पर आ गए हैं जो सवेरे एपीजे का हम लोगों ने वो देखा था ना, मेमोरियल, माननीय एपीजे साहब का, वो मेमोरियल के पास का देखिए दृश्य बदल गया है। कितनी गाड़ियां, कितनी बसें, लोग लगे पड़े हैं मेमोरियल घूमने के चक्कर में। तो ये बड़ा सा तीर्थ स्थान बन गया है लोगों के लिए, सबों के लिए। कितना इज्जत, कितना मान सम्मान था, दिल से सारे इंडियंस हम लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी उनकी बात आती है तो रिस्पेक्ट आता है। धन्यवाद, थैंक यू।